प्रदेश में मैं इस वक्त एक विधानसभा की समीक्षा कर रहा हूं। 2022 की तैयारी में हम लोग लगे हैं। उत्तर प्रदेश की 25% सीटों पर हमारे कैंडिडेट MIM उतारने जा रही है और उसी की मैं समीक्षा कर रहा हूं। संगठन की जो भी कमी है उसको जल्द से जल्द हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 22 में चुनाव है, तैयारी को लेकर किस तरह के किससे आपका गठबंधन रहेगा? देखिए, 2022 का इलेक्शन है और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोका जाए और बीजेपी को रोकने के लिए सपा बसपा का अलायंस काफ़ी नहीं है। क्योंकि 2019 में समाजवादी बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस करके देखा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं रोक पाई। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी के अलायंस ने बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में MIM जिस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी वो गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन कहलाएगा और वो गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। और हमारे दरवाजे सारे लोगों के लिए ओपन हैं, वो समाजवादी हो या बहुजन समाज हो। बीजेपी को रोकने के लिए अगर वाकई में ये जो दो बड़ी रीजनल पार्टियां हैं अगर ये सीरियस हैं तो ड्राइंग रूम में बैठ कर के नहीं, अब इनको सड़कों पे आना पड़ेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बात करनी पड़ेगी। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने एक TV शो में कहा कि हमने संजय सिंह चौहान और महान दल और RLD से अलायंस किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। संजय सिंह चौहान की पार्टी का नाम आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। RLD उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। उत्तर प्रदेश में RLD के पास ना कोई MLA है, ना कोई चेयरमैन है, ना कोई ज़िला पंचायत है, ना कोई MP है। हत्ता कि 3 ज़िलों के बाहर उनका संगठन भी नहीं है। ऐसे लोगों को आप साथ लेकर के बीजेपी से फाइट करने की या चुनाव हराने की बात कर रहे हैं, ये नामुमकिन है। आप उत्तर प्रदेश की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसकी तरफ रुझान है आपका? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को रोकने के लिए हम उत्तर प्रदेश की दो बड़ी रीजनल पार्टियां, हम दोनों को कहेंगे कि हमें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। बीजेपी को कोई अकेले नहीं रोक पाएगा। कहाँ का चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? देखिए, हमने 100 सीटों पे तैयारी शुरू कर दी है। वेस्ट यूपी भी है, उसमें सेंट्रल यूपी भी है, बुंदेलखंड है और ईस्टर्न यूपी है। तो हम उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में चुनाव लड़ेंगे और 100 सीटों को हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसी पे हम काम कर रहे हैं। चुनाव के अभी 6 से 7 महीने बाकी हैं। मुसलमानों को खास तौर से शिकार बना जा रहा है STF के नाम पर। क्या कहेंगे? धर्म परिवर्तन फिर रोनी आग? देखिए, मुसलमान 1947 दिसंबर में लखनऊ के रफ़ायाम कलब में एक कन्वेंशन बुलाया गया था जिसमें मुसलमानों को कसम दिलाई गई थी कि मुसलमान अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं बनाएगा। मेरा मानना यह है कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। बीजेपी आज जो भी कुछ कर रही है वो सियासी क़ुव्वत की बुनियाद पर कर रही है, चाहे वो धर्मांतरण पे कानून, चाहे वो ट्रिपल तलाक पर कानून, अभी ये लोग बात कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून। तो बीजेपी जो कर रही है ये आज कोई नई बात नहीं है। 2014 से जब से ये लोग सत्ता में आए हैं इस तरीके के मामलात मुसलमानों के साथ हो रहे हैं। दूसरी एक अहम बात मैं कहूँगा कि बीजेपी से डर करके हम बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। हमको बीजेपी से फाइट करना पड़ेगा और बगैर डरे हुए मुसलमानों को बीजेपी को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना पड़ेगा। मौलाना पकड़े गए 1000 लोगों को धर्म परिवर्तन करने का मामला है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो 1000 लोगों को बीजेपी लाए ना भाई, TV स्क्रीन पे आप चला देंगे। इल्ज़ाम है 20-20 साल बाद लोग जेल से रिहा होकर के बाइज्जत बरी आए अदालत से। उन 1000, देखिए इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। उमर गौतम जी उन्होंने बहुत पहले इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की दावत देते हैं। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है हम किसी भी धर्म को माने। भाई इसी मुल्क के अंदर राम को मानने वाले भी हैं, रावण को मानने वाले भी हैं। इसी मुल्क के अंदर कपड़ा पहन के चलने वाले भी हैं, नंगे भी चलने वाले हैं। तो क्या किसी को ममानियत है इस बात की? इस बात की आज़ादी है। संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें इस बात की आज़ादी दिया है। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। बीजेपी चूँकि अपने
जो भी इन्होंने वादा किया था ये अपने तमाम वादों में फेल हो गए। अभी आपने देखा कोरोना काल में ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए, हॉस्पिटल के अंदर दवा नहीं दे पाए, लोग अपने घरों पर मर गए, सड़कों पर मर गए, रोड पर मर गए, गाड़ियों में मर गए। तो ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए ये हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे को लाती है। रोहिणी एक बड़ी समस्या देश के लिए बन गई है। आए दिन आपराधिक गतिविधि में पाए जाते हैं। आप किस नजरिए देखते हैं? कितना ये भी बीजेपी का एक मुद्दा है। रोहिंग्या मुसलमान ये भी बीजेपी का एक मुद्दा है, जबकि वास्तविकता नहीं है। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, आप इल्ज़ाम किसी पर भी लगा सकते हैं। वर्तमान में अलीगढ़ सांसद जो मुद्दा लेकर आए कि जिन्ना की तस्वीर बाहर लेकर आए, क्या कहेंगे? केंद्र से जिन्ना की तस्वीर जाएगी, आप भेजेंगे या फिर रखेंगे? सबसे पहले तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी से निकाल देना चाहिए, जो जिन्ना के कब्रस्तान पे जा कर के फातिहा पढ़ करके आए और उन्होंने जिन्ना की तारीफ भी की थी। तो एमयू के जो जो यहाँ के अलीगढ़ के सांसद हैं, उनका ये पॉलिटिकल स्टैंड और ये बीजेपी करती आई है। अब इससे आवाम गुमराह नहीं होगी उत्तर प्रदेश। आपके एक बड़े नेता को छात्र को निकाल दिया गया, हिंदी के छात्र को। उनका बयान था कि बारात को नहीं निकलने देंगे, इस तरह कोई मामला आया था, शायद पार्टी से निकाल भी दिया है। तो क्या कहें? देखिए, मैं उनके बयान का सपोर्ट नहीं करता हूँ। इस मुल्क में मैंने जैसा कहा कि सबको हर तरीके से हर चीज़ की आज़ादी है, जो संविधान जिस बात की इजाज़त देता है। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो ये उनका अपना बयान हो सकता है, पार्टी का कोई इस तरीके का बयान नहीं है। पार्टी से निकल के गए? नहीं, उनको पोस्ट से रिमूव कर दिया गया है, फ़िलहाल उनको साइडलाइन कर दिया गया है। उनके इस बयान से यकीनन पार्टी को नुकसान हुआ है, इसलिए पार्टी ने ये एक्शन लिया है। चूँकि हम हमेशा से हमारी पार्टी दलित मुसलमानों को एक सियासी प्लेटफॉर्म पे ला करके मनवादी ताकतों के ख़िलाफ़ खड़े होने की बात कर रही है। जनसंख्या कानून को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा। यूपी गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक और कानून आना चाहिए। जिन लोगों ने शादियां नहीं की है या जिन लोगों ने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, उस पर भी